यूट्यूब ओरिजिनल्स के प्राइम स्टोरीज पे कहानी खौफनाक सीज़न 1 अमीन के साथ। आज की ये कहानी मुंबई में रहने वाले आसिफ खान और उनके परिवार के ज़िंदगी की सच्ची घटना है, और हम तहे दिल से आसिफ जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने परिवार के साथ बीती इस घटना को हमें बताया और उनके इस कहानी को हमारे हॉरर स्टोरी शो कहानी खौफनाक के ज़रिए आप तक पहुंचाने की अनुमति भी दी। बारह साल पहले की बात है, जब आसिफ जी अपने परिवार के साथ दिल्ली कैंट के एक पहाड़ी इलाके में अपने बंगलों में रहते थे। आसिफ के पिता एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे और उनको इंडियन आर्मी से रिटायर हुए कुछ 2 या 3 महीने ही हुए थे। और आसिफ की माँ नफीसा एक हाउसवाइफ थी और अपने आसपास के इलाके के बच्चों को ट्यूशन वगैरह बोलकर थोड़ा हंस खेल लेती। दिसंबर का महीना चल रहा था और 2011 के ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे, यानी तारीख थी 2011 29 दिसंबर। रात के 9 बजे थे। घर में पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपना फेवरेट कॉमेडी शो देख रहा था और शो के ख़त्म होने के बाद सब ने एक साथ मिलकर खाना खाया और खाने के बाद टहलने के लिए सब बाहर निकले। पर आसिफ उनके साथ नहीं गया, क्योंकि आसिफ उनके घर के गार्डन के एक बेंच पर बैठ गया थोड़ी हवा खाने के बहाने से। आसिफ को उनके गार्डन में रखा हुआ बेंच बहुत पसंद था और वो रोज़ाना खाना खाने के बाद ठीक 10 से लेकर 11 बजे तक वहीं बैठता। उस लकड़ी के बने बेंच पर वो जब भी बैठता तो आसिफ को अलग ही तरह का सुकून मिलता। रोज़ाना आसिफ करीब 11 बजने से पहले वापस घर लौट जाता। पर आज का आलम कुछ और ही था। आज की रात उस बेंच पर आसिफ को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ज़िंदगी में अब तक बीते सारे अच्छे पल एक एक करके आसिफ के जहन में आ रहे थे। उन सारे पलों को याद करते हुए आसिफ ने जब हाथ उठाकर अपनी घड़ी देखने लगा तो आसिफ के जैसे होश उड़ गए, क्योंकि आसिफ के हाथ में लगे उस घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। इसका मतलब ये था कि आसिफ को उस बेंच पर बैठे हुए पूरे 7 घंटे बीत चुके थे। अपनी ऐसी लापरवाही पर आसिफ को खुद पर बहुत गुस्सा आया और वहाँ से घर की तरफ जाने के लिए उस लकड़ी के बने बेंच से उठने लगा तो आसिफ को ऐसा लगा कि कोई उसके बगल में है। तो जब आसिफ ने उस तरफ अपना चेहरा मोड़ा तो सच में उस लकड़ी के बने बेंच पर एक उम्र दराज आदमी सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहने पिछले 7 घंटों से आसिफ के साथ उसी लकड़ी के बने बेंच पर बैठा हुआ था। आसिफ डरने वालों में से नहीं था, बल्कि बहुत ही चतुर और दिलेर किस्म का आदमी था। तो आसिफ ने बिना डरे बिना कुछ कहे बड़ी ही समझदारी के साथ वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। तो इतने में उस लकड़ी के बने बेंच पर बैठे उस उम्र दराज आदमी ने मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए आसिफ को कुछ बोलने लगा। अगली बार घर लौटने में इतनी देर मत करना बेटा। आसिफ को कुछ समझ नहीं आया तो उसने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से दौड़ते हुए
घर के दरवाजे तक गया तो आसिफ की माँ नफीसा ने उसके लिए घर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ा था। तो आसिफ ने बिना वक्त गवाए पर बिना आवाज़ किए घर के अंदर आया और दरवाजे के इस तरफ आकर उस उम्र दराज आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी आसिफ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बेंच के पास वाले पीपल के पेड़ पर किसी छिपकली की तरह चढ़ने लगा। तो आसिफ ने तुरंत दरवाजे को बंद किया और किसी को बिना कुछ बताए सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोए और चुपचाप जाकर अपनी बिस्तर पर लेट गया। पर आसिफ ज़्यादा देर तक अपने बिस्तर पर सो नहीं पाया क्योंकि बाहर की ठंडी हवा कमरे के खिड़की से होते हुए सीधे आसिफ के बिस्तर को छू रही थी। आसिफ ने 2-3 बार करवटें बदली पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पूरा कमरा इतना ठंडा हो गया था कि आसिफ को लग रहा था कि जैसे वो किसी फ्रिज के अंदर हो और अगर थोड़ी देर और की तो आसिफ की कुल्फ़ी जम जाएगी। आसिफ अपने बिस्तर से उठा और कमरे की खिड़की के पास गया। आसिफ खिड़की को बंद कर ही रहा था कि उसकी नज़र पीपल के पेड़ पर गई तो आसिफ ने देखा कि वो सफ़ेद कुर्ता और पजामे वाला बूढ़ा आदमी अभी भी आसिफ को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तो आसिफ ने खिड़की को बंद करके फिर से बाथरूम में जाकर मुंह धोकर आया और बिस्तर पर जाके कंबल को पैरों से लेकर सर तक ओढ़ लिया और आसिफ को नींद भी जल्दी आ गई और पूरी रात बिना दिक्कत के कटी। अगले दिन सवेरा हुआ और आसिफ की नींद खुली तो आसिफ उठते के साथ सीधे खिड़की के पास गया और खिड़की खोलकर बाहर की तरफ झांककर उस पीपल के पेड़ को देखने लगा तो आसिफ को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिससे कि दिक्कत हो सके और आसिफ फ्रेश होकर नीचे गया और ब्रेकफास्ट वगैरह करके वापस कमरे में आया। आसिफ का पूरा दिन ये सोचने में गुजर गया कि वो बूढ़ा आदमी था कौन। दिन गुजरा, रात हुई तो रात को खाने के बाद तीनों बाहर टहलने के लिए गए और घर लौटते वक्त आसिफ भी अपने माँ बाबू जी के साथ आ ही रहा था कि उसके मन में ख्याल आया कि थोड़ी देर बेंच पर बैठ लिया जाए, पर मन में खौफ भी उतना ही था कि कुछ हो ना जाए और आसिफ ने समझदारी से काम लिया और सीधा कमरे में जाना मुनासिब समझा। तीनों घर के अंदर जा ही रहे थे, इतने में आसिफ की माँ नफीसा के फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉल आसिफ के बुआ जी ने किया था। नफीसा फ़ोन पर बात करते करते गार्डन के पीपल के पेड़ के पास वाले उसी लकड़ी से बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। आसिफ के बाबूजी घर के अंदर चले गए पर आसिफ नहीं गया। वो वहीं पर दरवाजे के आगे वाली सीढ़ियों पर बैठकर अपनी माँ की राह देखने लगा। आसिफ की नज़रें उस पीपल के पेड़ पर टिकी हुई थी और मन में एक ही प्रार्थना थी कि आज उसकी माँ के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। नफीसा को फ़ोन पर बात करते हुए 20 मिनट बीत चुके थे और वो अभी भी उसी बेंच पर बैठी हुई थी और अब तक आसिफ को ऐसी कोई हलचल उस पेड़ के पास नज़र नहीं आई थी जिससे कि कोई दिक्कत हो जाए। और आसिफ के मन में ख्याल तो था कि अंदर चला जाए, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक डर भी था कि उसके ऐसी लापरवाही के कारण कहीं वो अपने माँ को खो ना बैठे। तो आसिफ ने ठान ली कि वो अब अपनी माँ को लेकर ही अंदर जाएगा। ये सब सोचता हुआ आसिफ
अपनी माँ की तरफ नज़रें गड़ाए हुए था और सोच ही रहा था कि कल वो जो बूढ़ा आदमी उसे दिखाई दे रहा था वो आज क्यों नहीं दिख रहा। और इतने में आसिफ के बाएं हाथ पर बंधी हुई घड़ी से एक आवाज़ आई और जब आसिफ ने अपना हाथ उठाकर घड़ी को देखा तो पता चला रात के 11 बज गए थे। आसिफ को अब तक का पूरा खेल समझ आ गया था कि क्यों वो बूढ़ा आदमी उसे अब तक दिखाई नहीं दिया। तो आसिफ ने तुरंत अपनी माँ की ओर नज़रें दौड़ाई तो आसिफ को जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जो अब तक नफीसा के आस पास भी नहीं था वो अब नफीसा के बिल्कुल बगल में उसी लकड़ी के बेंच पर बैठा हुआ था। और वो नफीसा को देखकर इतना खुश हो रहा था कि जैसे बरसों की कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। और देखते देखते उस बूढ़े आदमी का शरीर नफीसा के शरीर के साथ मिल गया और आसिफ की माँ नफीसा वहीं पर बेहोश हो गई। आसिफ अपनी माँ नफीसा को गोद में उठाकर घर के अंदर ले गया और कमरे में नफीसा के बिस्तर पर लेटा दिया। आसिफ के बाबूजी नफीसा की ऐसी हालत देखकर घबरा गए और आसिफ से पूछा कि क्या माजरा है, नफीसा बेहोश कैसे हो गई। तो आसिफ ने बाबूजी को सारी बात बताई और उनसे ये भी कहा कि जाकर डॉक्टर को फ़ोन करके बुला ले। और बाबूजी ने पास वाले इलाके के डॉक्टर को फ़ोन मिलाया तो पता चला कि डॉक्टर 3 दिन पहले ही किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। उस पूरे इलाके में सिर्फ वही एक डॉक्टर थे जो इस समय उनके घर आ सकते थे। बाबूजी ने किसी भी डॉक्टर के आने की उम्मीद छोड़ दी और वापस कमरे में चले गए। आसिफ और बाबूजी पूरी रात नफीसा के होश में आने की राह देख रहे थे। राह देखते देखते कब उन दोनों की आंख लगी पता ही नहीं चला। अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो नफीसा अपने बिस्तर पर नहीं थी। दोनों कमरे से बाहर निकले और देखा आसिफ की माँ नफीसा किचन में आराम से काम कर रही थी। आसिफ और बाबूजी ने नफीसा के कल रात के हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। वो बस पूरा दिन नफीसा की निगरानी कर रहे थे। दिन ढला, रात हुई तो आसिफ और बाबूजी ने नफीसा के देखभाल के लिए आज की रात नफीसा के कमरे में ही सोने का फ़ैसला किया। आज की रात कोई दिक्कत नहीं हुई, तीनों की रात आराम से कटी और अगले दिन रोज़ की तरह नफीसा जल्दी उठकर अपने काम में लग गई। और जब आसिफ और बाबूजी ने नफीसा के हालत में सुधार देखी तो उस रात वाली बात को भूल गए। और आज 31 दिसंबर था, यानी कि साल का आखिरी दिन। सब न्यू ईयर के पार्टी के अरेंजमेंट में व्यस्त हो गए और रात के तकरीबन 10 बजे तक उनके सारे रिश्तेदार पार्टी के लिए आ चुके थे। सब ने मिलकर पार्टी की और लगभग 12:30 तक सारे रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। पार्टी के मौज मस्ती में आसिफ और बाबूजी ने नफीसा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और सब रिश्तेदारों के चले जाने के बाद देखा तो नफीसा पूरे घर में कहीं पर नहीं थी। बाबूजी परेशान हो गए और नफीसा को उधर इधर ढूंढने लगे, पर आसिफ को पता था कि इस वक्त नफीसा कहाँ मिलेगी। आसिफ गार्डन के उस पीपल के पेड़ के ओर दौड़ने लगा। वहाँ जाकर देखा तो आसिफ की आंखें किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगी, क्योंकि 35 साल की आसिफ की माँ नफीसा एक जवान लड़की की तरह लाल रंग का ब्लाउज़ और कमर के नीचे लाल रंग का लहंगा पहने खुले बाल रखे हुए थे और लगातार उस पीपल के पेड़ की ओर घूरे जा रही थी और रह रहकर मुँह से कुछ बड़बड़ा रही थी।
नफीसा के बड़बड़ाने की आवाज़ से साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी औरत की नहीं, आदमी की आवाज़ थी। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर आसिफ को बहुत बड़ा झटका लगा। देखते ही देखते नफीसा उस पेड़ के ठीक आगे अपने हाथों से मिट्टी को कुरेद कुरेद कर गड्ढा बना रही थी। आसिफ ने खुद को संभाला और छोटे छोटे कदम रखते हुए नफीसा के पीछे गया और धीरे से अपने हाथ को अपनी माँ नफीसा के कंधे पर रखा और नफीसा धीरे से आसिफ की तरफ पलटी और हंसने लगी। और हंसते हंसते वहीं पर गिर के बेहोश हो गई। आसिफ अपने माँ को लेकर घर के अंदर गया और सारी बात बाबूजी को बताई। तो बाबूजी को सारी बात समझ आई कि क्या हो रहा है। तो बाबूजी ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और नफीसा को उसके कमरे में ले जाकर उसे बंद कर दिया। और सुबह होने पर बाबूजी ने आसिफ के चचा खान साहब को बताया, अपने घर बुला लिया। आसिफ के चचा भूत भगाने, आत्माओं को पकड़ने और उनको मुक्ति दिलाने का काम करते थे। बहुत नाम था उनका। आज तक उनसे जितने भी आत्माओं का पाला पड़ा था, तो आखिर में थक हार कर आत्माएं ही अपना मुंह मोड़ लेती थी। खान साहब के आने पर नफीसा के कमरे को खोला गया और खान साहब ने आसिफ और बाबूजी को बाहर रुकने का इशारा किया और अकेले अंदर चले गए। अंदर जाकर खान साहब ने देखा कि नफीसा अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। तो खान साहब ने आसिफ के हाथों एक गिलास पानी मंगाया और थोड़ा पानी हाथ में लेकर मुंह से कुछ बड़बड़ाया और पानी के 2-3 छिलके नफीसा के चेहरे पर दे मारे। पानी के 2-3 छिलके नफीसा के चेहरे पर पड़ते ही नफीसा अपने बेहोशी से जागी और अपने मुंह से कुछ बड़बड़ाने लगी। बाहर खड़े आसिफ और बाबूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर खान साहब के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। खान साहब को नफीसा की हर एक बात समझ में आ गई। खान साहब ने फिर से थोड़ा पानी अपने हाथ में लिया और मुंह से बड़बड़ाकर पानी के 2-3 छिलके नफीसा के चेहरे पर फिर से दे मारे। और जैसे ही पानी के छिलटे नफीसा पर पड़े, अपने आप में बड़बड़ाती हुई नफीसा एकदम से चुप हो गई और वापस बेहोशी में चली गई। उसके बाद खान साहब कमरे के बाहर चले गए और कमरे के दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। आसिफ के बाबूजी ने खान साहब से पूछा कि क्या माजरा है, और खान साहब बोलने लगे कि जो भी इस वक्त नफीसा के शरीर में है, वो अभी नहीं बल्कि बरसों से आपके आसपास रहा है। उसका ये कहना है कि उसकी आत्मा आपके आंगन के उस पीपल के पेड़ में रहती है और उसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब कोई औरत के शरीर को उस पीपल के पेड़ वाले आगे की ज़मीन में ज़िंदा दफना दिया जाएगा। इतने में आसिफ के बाबूजी खान साहब के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोलने लगे, खान साहब, कुछ भी करके हमारी नफीसा को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और बदले में आप जितना पैसा मांगोगे आपको मिल जाएंगे। बस आप हमारी नफीसा को बचा लीजिए। बाबूजी की बात सुनकर खान साहब मुस्कुराते हुए बोले, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कीजिए। पहले तो जितनी जल्दी हो सके
उतनी जल्दी आपके आंगन के उस पीपल के पेड़ को कटवा दीजिए। और दूसरी बात ये, उस पीपल के पेड़ के काटने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर इस घर को खाली कर दीजिए। इतना बोलकर खान साहब वहाँ से चले गए। आसिफ के बाबूजी ने खान साहब के बात के मुताबिक ज़रा देर ना करते हुए तुरंत वर्कर्स को बुलाकर दुगने पैसे देने की बात करके अगले आधे घंटे के अंदर अंदर उस पेड़ को कटवा दिया। उस पीपल के पेड़ के ज़मीन पर गिरते के साथ अंदर कमरे में बंद पड़ी नफीसा की एक चीख गूंजी। और आसिफ के बाबूजी आसिफ और नफीसा को लेकर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। मैं हूं अमीन और ये थी हमारी कहानी खौफनाक की तीसरी कहानी। YouTube ओरिजिनल्स के प्राइम स्टोरीज पे कहानी खौफनाक सीज़न 1 अमीन के साथ।